स्टार्ट कर रहा हूँ, फटाफट 5 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा जहाँ पहुँचना है हमको। हाँ, पेज 1 से। तो देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे सिलेबस है, होप सो समझ में आ गया होगा सिलेबस, मैप सब है, सब देख लो, फटाफट नीचे चले जाओ। राइज एंड फॉल ऑफ यूरोपियन बात, नेपोलियन का बात कर चुके हैं हम लोग। हाँ, ये पूरा हो चुका है, आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ोगे तो ड्रॉबैक्स नेपोलियन क्या था उसका पर्सनैलिटी में, जो स्पेन का जो तुम्हारा हुआ था इवेंट, वो कैसे रियल साबित हुआ, अल्सर कैसे बन गया, है ना। आगे बढ़ जाओ। कॉन्टिनेंटल सिस्टम बात किए थे, कैसे कोई चीज़ किया गया था यूके को रोकने के लिए, बाद में उल्टा साबित हो गया। मैटरनिक सिस्टम जानते ही हो, उसके बाद 1830 1848 गया है आगे। उससे पहले बहुत सारा चीज़ था कि फॉल हुआ नेपोलियन का वाटरलू के साथ, विक्टर पावर साथ में आए, वेना असेंबली बोला जाता है, मैटरनिक सिस्टम आया। उसके बाद आगे बढ़ जाओ, वेना कांग्रेस, मैटरनिक सिस्टम हो गया, बता चुके हैं। उसके बाद हमने इस पे बात किया था नोट्स पे भी हमने एसिडेंसी यानी कि तुम्हारा राइज ऑफ नेपोलियन, इसके बारे में हमने बात किया है। एसिडेंसी ऑफ नेपोलियन, उसी के बारे में हम लोग बात किए थे कि काउंटर रेवोल्यूशनिस्ट वांटेड टू रिस्टोर बैक द मोनार्की। जो काउंटर कर रहे थे रेवोल्यूशंस को, वो चाहते थे कि मोनार्की फिर से आ जाए, तो यहीं पे रेन ऑफ टेरर होगा तो इसको दबोच दिया जाएगा ऐसे ग्रुप को। आगे चले जाओ। नेपोलियनिस्ट तो क्या है, चाइल्ड है जी रेवोल्यूशन का। तो जानते हो कि जो इन्होंने काम किया था, है ना, उसको भी बता दो कहाँ पहुँचे हैं। ठीक है, नेपोलियन अंतिम में क्या कि राइज ऑफ नेपोलियन रिस्टोर द मोनार्की बैक। मगर क्या दिक्कत हुआ कि नेपोलियन का राइज होने के बाद वो मोनार्की आ गया। आफ्टर ऑल एक ही आदमी का ऊपर शिकंजा है, एक आदमी का जब शिकंजा हुआ तो मोनार्की ही हुआ एक तरफ से, है ना। तो कॉन्टिनेंटल सिस्टम ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे कोमल? हाँ, इसका भी देखे थे कॉन्टिनेंटल सिस्टम क्या है। तो इसमें और भी प्रयास किया गया था कि ट्रेड और कॉमर्स को ख़त्म करने का, है ना, क्योंकि ब्रिटेन का मैच कोई कर ही नहीं सकता है, फ्रांस का भी उसका नेवी को मैच ही नहीं कर सकता है, एंड सो ऑन। आगे देखो, आगे हमने देखा था कि लास्ट में कि रसिया को बुलाया गया इंग्लैंड को वो करने के लिए, ख़त्म करने के लिए बताए थे हम। उसके बाद क्या है, इफेक्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल सिस्टम। इसमें क्या हुआ कि जितने ब्रिटिश वेसल्स हैं, नेपोलियन क्या है, नेपोलियन का ये डिटरमेंटल हो गया फ्रांस के लिए ही, है ना, क्योंकि ब्रिटिश का जो फ्लीट है वो तो सी को अच्छे से कंट्रोल करके रखा था। तो इंग्लिश कॉमर्स इनॉर्मस डिसएडवांटेज में चला गया मानते हैं, मगर साथ साथ जो तुम्हारा जो इनहेबिटेंट्स हैं यूरोप का, वो भी तो ह्यूज डिपेंडेंट थे उसके ऊपर, तो उससे दिक्कत हुआ है। इन ऑर्डर टू इन्फोर्स द सिस्टम ही हैड साथ देखो पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइज एग्रेशन। अब इस चीज़, क्योंकि यूरोप तो बहुत बड़ा है, तो यूरोप को पूरा घेरना होगा उससे। और पूरा घेरने का मतलब क्या कि मैन पावर, वार, बैटल्स, पैसा ही पैसा। इससे भी तुम्हारा जो ट्रेजरी है, जो तिजोरी है, वो खाली होते चला जाएगा। यानी कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ मैन, लोग का इन्वॉल्वमेंट। यहीं तक किए थे शायद, होप सो यहीं तक किए थे ना कोमल। अब यहाँ से बात करेंगे हम लोग, कितना मिनट में किए हैं तो बताना चाहते हैं, 3 मिनट में हम वहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, देखो अब बात करते हैं हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ नेपोलियनिक रूल फॉर यूरोप। यूरोप के लिए क्या रहा इसका सिग्निफिकेंस। देखो, जो नेपोलियन का जो राइज हुआ है एज अ एम्पायर ऑफ फ्रांस प्रूव टू द लैंडमार्क इवेंट फॉर फ्रांस एज वेल एज द होल यूरोप। केवल फ्रांस के लिए नहीं, यूरोप पे असर पड़ा है, पूरा यूरोप पे एज अ होल पड़ा है। नंबर 1 बात करेंगे पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस में नेपोलियन उदय होने से पहले फ्रांस बहुत सारे हार्डशिप फेस कर रहे थे, है ना। फिजिकल इम्बैलेंसेस था, ठीक से था ही नहीं था, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था करेंसी, मैंने बताया था पिछले क्लास में। तो कॉमन मैन बहुत सफ़र कर रहे थे इस चीज़ को लेकर। और जब नेपोलियन का जो राइज हुआ है 13 साल का राइज और फल, ये जो बीच का तुम्हारा है पीरियड, हाँ 1799 से तुम 1815 पे ले जाओ, हाँ ऐसे ही कुछ था। उसके बाद वो गया है 1804 का नेपोलियनिक कोड और 1815 में गिरना। तो वो 13 साल का जो इनका पीरियड चला, वो पूरा इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर दिया, पीस आ गया जी कंट्री में, फ्रांस में। आइडियल रिफॉर्म्स क्या है मैंने बताया था शायद, हाँ उस दिन बताया था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से एक ग्रिप हासिल होगा। ठीक है, जाके देखो जरा, थोड़ा सा देख लो प्लीज़। आइडियल रिफॉर्म्स क्या है, देखो इसमें पूरी तरीके से इस रिफॉर्म्स वाज गाइडेड बाय द आइडियल्स ऑफ रिवोल्यूशन लाइक इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसका रिफॉर्म्स क्या है, पूरी तरीके से इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बात करते थे। शुरू में तो बात की है, जब इम्प्लीमेंटेशन का बारी आया तो डिफरेंट हो गया। थर्ड देखो लिमिटेड पावर ऑफ चर्च। देखो पर चर्च का जो पावर था, रोमन कैथोलिक चर्च का जो दबदबा था, उसको कम किए हैं। आओ बैठ जाओ जल्दी। लिमिटेड पावर ऑफ चर्च क्या है, उसको कम किया गया है। क्यों? क्योंकि उसका जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था बहुत ज़्यादा था।
तो इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो नेपोलियन ने क्या कहा कि डील टू द पोप एज ए सेशन स्टेट्समैन, यानी कि आपको अपने बारे में बोलना है। स्टेट्समैन मतलब क्या था, वही एम्बेसडर टाइप का। ये बोला कि पोप हम क्या है, हम आपको इच्छा और आकांक्षा पब्लिक का पूरा करना होगा और आपको रिऑर्गेनाइज करना होगा, अपने आप को रिकॉग्नाइज करना होगा कि रिलीजन ऑफ ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ फ्रेंच पीपल, यानी कि जो कैथोलिक है वही आपका फ्रेंच का क्या है, रिलीजन है, और उस हिसाब से काम करना होगा, लोग कॉन्फिडेंस रखना होगा। कैथोलिक चर्च रिस्टैब्लिश किया गया, अब लिमिटेड पावर दिया गया, पहले तो पावर खूब यूज करता था ये लोग, तो यानी कि कटल कर दिया गया इसका पावर। जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था मोनार्की के टाइम में, देखता है क्लर्जीमैन का क्या इंटरफेरेंस था, पूरा खत्म। अब देखो आइडियाल्स ऑफ रिवोल्यूशन 2, अब दूसरे कंट्री में भी गया है, जान ही रहे हो। नेपोलियन ने बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ को डिफीट किया था। ही नॉट जस्ट सेफगार्ड द बॉर्डर्स ऑफ फ्रांस, केवल उतना ही नहीं किया, बाकी अपने बाउंड्री से भी बाहर गया है वो। और वार के टाइम में इसने रेवोल्यूशंस का आइडिया कि देखो फ्रांस में ये हुआ है, देखो तुम्हारे कंट्री में भी होगा, यही कारण तो था तुम्हारे जर्मनी और ऑस्ट्रिया का जो भी कंट्रोल एरिया था और नीचे स्पेन, उसमें भी बगावत शुरू हो गया था। रिफॉर्म्स इन द सिस्टम, बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे, मैंने बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि आज तक चलता है उसका रिफॉर्म्स। तो एक नए एपोक यानी कि छोटे पीरियड तक जो तुम्हारा पॉलिटिकल, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स था बहुत कारगर था। 1804 का जो नेपोलियनिक कोड था, ये जुडिशियल सिस्टम ऑफ फ्रांस को अभी तक प्रेरणा दिया है, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ ने यहाँ से लिया है, एज ए इंस्पिरेशन के तौर पे काम किया है। कोड ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है, ये जो नेपोलियनिक कोड है अभी भी ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है जी फ्रांस के लिए और अदर नेशंस के लिए। तो फेजेस, अब चलते हैं, तो फेजेस समझते हैं कि कितने फेजेस में गए हैं। द थर्ड स्टेट, जो कि जानते हो कि जिसमें 95 to 97% है, हाँ कह सकते हो कि मोर देन 95% या 90% कह सकते हो, है ना। तो वह फ्रेंच वाज अ चीफ आर्किटेक्ट ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, यही तो है फ्रेंच रिवोल्यूशन को आगे ले जाने वाले, तो यही लोग तो है। इतना मास है तभी तो इतना बड़ा रिवोल्यूशन हुआ ना, ठीक है। और वो होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि कोई बुर्जुआजी क्लास है, कोई पीजेंट्स, कोई लॉयर है तो कोई दूसरा क्लास है, कोई सर्व भी है, तो ये तो होमोजीनियस है ही नहीं। Rather the third state represent of number of vested interest under current and ideology, यानी कि जो अपना अपना इंटरेस्ट था जी, बुर्जुआजी क्लास के लिए अपना ही सोच, लॉयर्स के लिए अपना ही सोच, पीजेंट्स के लिए अपना ही सोच होगा, यानी कि वेस्टेड इंटरेस्ट, अपना अपना इंटरेस्ट था जी, और अपना अपना डिफरेंट करे आइडियोलॉजीज था ये लोग का। However, the absolute monarchy and the privilege enjoyed by the first two states were the common enemies of this third state, जो तुम्हारा एब्सोल्यूट मोनार्की जो इंजॉय कर रहा था, प्रिविलेज जो इंजॉय कर रहा था, कहीं ना कहीं ये कॉमन एनिमी था थर्ड स्टेट के लिए कि भाई तुम काहे टैक्सेस नहीं देगा, काहे तुम इतना कम आदमी आबादी है, इतना काहे तुम रहेगा उस पर, इतना कब्जा काहे रहेगा रिसोर्सेज पे, हमको मिलना चाहिए, हम तो 95% से बिलोंग करते हैं, बताओ तुम रिसोर्सेज तो 20-30% तुम रिसोर्सेज रखा है, जबकि इतना चुटपुटिया 1% 2% तुम्हारा पॉपुलेशन है। मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो तुम्हारे थर्ड स्टेट में थे वो उसमें कौन से थे, ज़्यादातर पीजेंट्स और आर्टिसंस थे, जो कि लोअर कास्ट थे। यहाँ पे लोअर कास्ट का मतलब है कि कास्ट नहीं है एक्चुअली, लेकिन लोअर स्टेटस पर दबे हुए थे। देखो ऑन द अदर हैंड, दूसरे हैंड में बात करें हम, दूसरे तरीके से बात करें, इनिशियली द लीडरशिप ऑफ द रेवोल्यूशन वाज इन द हैंड ऑफ मिडिल क्लास। शुरू में ये बुर्जुआजी क्लास के हाथ में था, थिंकर्स के हाथ में था। अब देखो क्या हुआ, देयर वाज अ क्लियर कट क्लीवेजेस इन द डिमांड्स एंड एस्पिरेंट्स ऑफ द लोअर एंड मिडिल क्लासेस। तो जाहिर सी बात है, जब तुम्हारा क्या पूरी तरीके से जो इच्छा और आकांक्षा है लोअर एंड मिडिल क्लास, उसका तो आप पीछे कर दोगे, क्योंकि बुर्जुआजी क्लास में है तो वो अपना देखेगा। तो लोअर क्लास क्या करना शुरू कर दिया, तो वहाँ पे रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया और बोला यूनिवर्सल फ्रेंचाइज होना चाहिए, सभी को बराबर का सम्मान अधिकार होना चाहिए वोटिंग के लिए, ठीक है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए प्रॉपर्टी का फ्रेंच सोसाइटी में। क्या है भाई, सबको बराबर मिले, 95 के अंदर भी सबको बराबर मिले, ऊपर वाला भी सबको स्नैच करो और सबको बराबर कर दो। इन कंट्रास्ट टू द मिडिल क्लास इनफाइज द सोसाइटी बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। मगर देखो मिडिल क्लास वाले जो लोग थे उसका फिर अलग था, यानी कि लोअर क्लास वाला क्या बोला कि रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। मगर मिडिल क्लास के वाले क्या है, जो कि लोअर है, यानी कि थर्ड स्टेट में आता है। देखो अब थर्ड स्टेट के अंदर जो होमोजीनियस ग्रुप है उसके बारे में बोलने का प्रयास किया गया। लोअर क्लास का है कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज मिलना चाहिए, क्योंकि वो सबसे नीचे तबका है, वही आर्टिसंस एंड पीजेंट्स। मगर जो मिडिल क्लास है वो बोलता है कि नहीं जी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ठीक तो था, फ्रेंचाइजीज लिमिटेड ही होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा तो मिडिल वाला मिल गया, नीचे वाला क्या मिलना है, समझ रहे हो ना। यानी कि एकता नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, समझो बात को, है ना। प्रॉपर्टी राइट्स क्या होना चाहिए, स्टेट वो करे, लेजिटिमाइज करे, स्टेट तय करे, गवर्नमेंट ऑफिसेज फुलफिल करे मेरिट में, नॉट पैट्रोनेज में। ये बात सही है, पैट्रोनेज में नहीं होना चाहिए, जैसे नेपोलियन कह रहा था उस तरह नहीं होना चाहिए, बात सही है। अब ये अलग अलग एक्सपीरियंस बता रहे हैं तुमको, थर्ड स्टेट का अलग अलग ग्रुप का अलग अलग एक्सपीरियंस। कोई बोलता है कि पूरी तरीके से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, तो कोई बोलता है कि नहीं,
लिमिटेड फ्रेंचाइज होना चाहिए, कोई बोलता है कि पूरी तरीके से रिपब्लिक होना चाहिए, तो कोई बोलता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होना चाहिए। और तो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। एस्पिरेशन एंड डिमांड्स ऑफ लोअर क्लास वेर मच रेडिकल नेचर, जो नीचे वाले का था वो रेडिकल था, क्योंकि बोलता था कि संपत्ति हमको बराबर में डिवाइड कर दो, तो वो रेडिकल ही एक तरफ से, वो संभव ही नहीं है एक्चुअली, तो थोड़ा रेडिकल था। तो अब देखो, तो यही चीज़ जो तुम लोग को पढ़ाए हैं, यही चीज़ देखो क्या क्या हुआ है। देखो इसमें तो फेजेस देखो, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 बहुत बढ़िया से दिया गया है। देखो इसमें तुम लोग को बहुत काफ़ी अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो 89 से जो 92 गया है, तो उस समय इसको स्टेज को बोलते हैं मॉडरेट, ठीक ठाक हुआ है, बहुत खतरनाक नहीं हुआ है। इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की लाने का प्रयास है। कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया फ्रांस में, फ्यूडल राइट्स एंड प्रिविलेजेस, ठीक है, ये सभी में बात हुआ था। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी, गवर्नमेंट टू बी रन बाय इलेक्टेड ऑफिशियल, यानी कि सरकार जो चलाने वाला तुम्हारा इलेक्टेड मेंबर्स चलाएगा, ठीक है। अब उसका फेज़ 2 में देखो थोड़ा रेडिकल हो गया यहाँ से। हाँ कोमल, समझ में आ रहा है, रेडिकल हो गया जी। क्यों ना हो रेडिकल, क्योंकि वही रोबेस्पियर आ गया, रेन ऑफ टेरर वाला चीज़ हो गया यहाँ पे। मोनार्की एबलिश कर दिया गया, रिपब्लिक क्रिएट किया गया, यूनिवर्सल मेल फ्रेंचाइज हुआ, फीमेल का कहीं बात नहीं है। किंग एग्जीक्यूटेड, वही तुम्हारा गिलोटिन कर दिया गया। रेन ऑफ टेरर हुआ तुम्हारा, ठीक है, वो रोबेस्पियर जिसमें था। फेज़ 3 देखो, फेज़ 3 में क्या हुआ, 1795 से लेकर 1804, यानी कि रिएक्शन है, 5 मेन डायरेक्टिव सिस्टम बना जो कि इनएफिशिएंट था, उसी को ना धता बताते हुए ऊपर गया है नेपोलियन, तोड़ते हुए गया है। तो देखो ये 5 डायरेक्टिव सिस्टम बनाया था, एक पावर वो कर सके, मॉडरेट रिगेन कंट्रोल, मॉडरेट को फिर से मौका मिल गया, ये इनएफिशिएंट था तो फिर से आ जाएगा रेडिकल। 1805, वही तो बोला कि यहाँ 1804 नेपोलियन कोर्ट से लेकर यही 13 साल जोड़ा आता है, तो नेपोलियन की एरा हुआ जिसमें नेपोलियन ने खुद को क्राउन घोषित कर दिया कि हम ही हैं, ठीक है, और इस तरह तुम्हारा आगे बढ़ा है। समझे, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, समझे। तो हाउ, अब दूसरा ट्रेंड है, अभी दूसरा चीज़ है, वाई डिड रेवोल्यूशन अकर इन फ्रांस बट नॉट एल्सवेयर। उस दिन क्वेश्चन पूछा गया था नहीं, ये तुम्हारा ऑप्शनल में पूछ लिया गया था, याद करो, क्यों फ्रांसी में क्यों हुआ है, बाकी जगह क्यों नहीं हुआ। यूरोप में और भी तो बहुत सारी जगह पे दिक्कत था इस तरह का। तो इसमें देखो, जो कंटेम्प्रेरी सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ द अदर कंट्रीज इन यूरोप वर नॉट डिफरेंट दैन फ्रांस। बोला कि जी कोई नो डिफरेंट, यानी कि सेम था, यानी कि जो सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन सेम था। क्यों, बॉर्बन डायनेस्टी टाइप का डायनेस्टी उधर भी था, ठीक है, लोग टैक्सेस में वहाँ भी मर रहे थे, लगभग समीकरण सेम था। रादर द मटेरियल वेलबींग ऑफ एवरेज फ्रेंच मैन वॉज बेटर। इनफैक्ट यदि हम बात करें तो जो फ्रेंच लोग का जो तौर तरीका थोड़ा बेटर था बाकी कंट्रीज से, समझे ना, वो बेटर था, क्योंकि बाकी कंट्री में और इससे भी बुरा स्थिति था। तो बोला कि मटेरियल वेलबींग, यानी खाने पीने का जो मटेरियल पोजीशन, पैसा रुपया, वो ज़्यादा था एवरेज, यदि पर कैपिटा का बात करें ज़्यादा बेटर था फ्रांस का। द कंडीशन ऑफ फ्रेंच पीजेंट्री एट मच बेटर था जी, पर्शिया का कंपेयर में भी। बाकी देखोगे काउंटर पार्ट पर्शिया, जर्मनी का पार्ट, उसमें तो और बुरा हाल था सब डम का, उसके तुलना करोगे तो फ्रांस में बहुत बेटर था। इन फ्रांस द पॉलिटिकल पावर द फ्यूडल नोबिलिटी हैड बीन हाईजैक्ट। बोला कि फ्रांस में जो फ्यूडल नोबिलिटी, अब देखो यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है साथ साथ कि क्या बात करते हैं फ्यूडल ट्रेंड्स का। इनफैक्ट फ्यूडल लॉर्ड्स का तो हालत ख़राब था फ्रांस में, उतना दबदबा नहीं था, इससे ज़्यादा दबदबा तो आपका दूसरा यूरोपियन पार्ट्स में था, कंपेयर करके बोल रहा है। However, in other parts like Germany, the nobles possess enormous wealth. Nobles के पास तो और ज़्यादा वेल्थ था, जो आप बात करते हैं नोबल्स के बारे में और ज़्यादा वो था, ठीक है। द मोनार्क्स ऑफ द कंट्रीज लाइक पर्शिया एंड रशिया वर इक्वली डिस्पोटिक। क्या बात करते हैं आप, जो रशिया है, रसा है, पर्शिया है, इसमें तो और डिस्पोटिक था, ठीक है, फ्रेंच से भी खतरनाक था ये लोग। जार उर बात बताएंगे तुम लोग को, हल्का तो जानता ही होगा तुम लोग, ये और डिस्पोटिक था। बॉर्बन डायनेस्टी से भी खतरनाक था, बॉर्बन तो थोड़ा दे भी रहा था, उससे भी डेंजर लोग था ये। There was nothing exceptional in the character of action of grievances of फ्रेंच पीपल का जो हालत था, ग्रीवांसेस जो दिक्कत था, वो इन लोगों का भी वही दिक्कत था। देखो कंडीशन बता रहा, सिमिलर बता रहा, ऐसा क्या चीज़ हुआ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया। 10 नेचुरल क्वेश्चंस अराइज होता है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों फ्रांस में ही हुआ, बाकी जगह क्यों नहीं हुआ, जब इतना कंडीशंस है तो, ठीक है, गुड ना, कितना बड़े से भूमिका खींचा है। तो अब देखो रीजन जान लो कि क्या क्यों हुआ। इट वॉज द इनइक्वलिटी, अनइक्वल टैक्सेशन। ये इनइक्वलिटी, ये टैक्सेशन ऐसा नहीं था जैसे दूसरा कंट्री में था। यहाँ पे जो टैक्सेशन है, क्योंकि दूसरा कंट्री में जो क्लर्जी मैन और नोबल्स थे वो टैक्सेस देते थे, यहाँ तो पूरा छूट है उसको, क्योंकि उसका नेक्सस बहुत क्लोज हो गया था उससे। हाँ, फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज वाला, तो वही बोला कि ये इनइक्वलिटी है, अनइक्वल टैक्सेशन सिस्टम था तुम्हारा फ्रेंच सोसाइटी का, जो कि प्रूव किया कि जाओ भाई उखाड़ फेंक दो एंशिएंट रिजिम को, बॉर्बन डायनेस्टी को, नंबर 1।
दूसरा क्या है कि फ्रांस में दोज बिलोंगिंग टू द फर्स्ट एंड सेकंड एंजॉयड सर्टेन राइट्स एंड प्रिविलेजेस विदाउट करस्पॉन्ड। अब देखो बाकी लोग का भी करता था इंजॉय, वो लोग ड्यूटी भी करते थे, अपना ऑब्लिगेशंस भी करते थे, एक खाली इंजॉय करता था, ऑब्लिगेशन कुछ नहीं करता था। हाँ समझ गए। तीसरा क्या है कि पॉलिटिकल पावर जो फ्रेंच नोबिलिटी का था वो डिस्ट्रॉयड मच बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। वही तो बोल रहा है कि फ्रेंच नोबिलिटी का तो बहुत पहले ही खत्म हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन पहले, यानी कि एक अनुभव मिल गया उन लोग को पहले से ही कि भाई नोबिलिटी को भी हम ख़त्म कर सकते हैं, एक पुराना एक्सपीरियंस वो और काम देगा उसको। चौथा क्या है कि राइट्स एंड प्रिविलेज विदाउट ड्यूटीज। जानते हो यदि हम बिना ड्यूटी का झुट्टो का राइट्स दे दे, अब तुम लोगों को बताओ काम धंधा कर नहीं रहा है, तुम लोगों के पास पैसा है, तो ये रास नहीं आएगा ये चीज़, यदि इरेशनल हो गया, ये दिख गया लोगों को। फिफ्थ नंबर देखो, द प्रिविलेजेस क्लासेस बीइंग मोर और लेस एग्जेंट फ्रॉम टैक्सेस। जो प्रिविलेज है उसको तुमने लगभग तुमने छोड़ ही दिया टैक्सेशन से, तो बर्डन पूरी तरीके से कॉमन पीपल के ऊपर पड़ गया, थर्ड स्टेट के ऊपर पड़ गया। दस द रिच वुड सपोर्ट हु सपोर्ट द स्टेट पेड द लिस्ट while who were already overburdened were crushed to them। जो रईस है वो तो दे देगा, मगर जो नीचे वाला तबका वो तो दब जाएगा, तो यहाँ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, चल देगा अपना बगावत की तरफ। तो वही बोला जा रहा है कि द बर्डन फॉर ऑल में ये पूरी कॉमन पीपल पहुँच जाएगा, जो रिच है वो तो सपोर्ट कर देगा स्टेट को कि अपना पे करके, व्हाट अबाउट द पोर पीपल, वो तो नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो बोलेगा ऐसे ही मर रहे थे तो लड़ाई करके मरेंगे, जो बात है ना। 6 नंबर देखो, रेवोल्यूशन अकर्ड बिकॉज ऑफ द मिडिल क्लास इन फ्रांस वॉज इनलाइटेंड एंड कॉन्शियस ऑफ इट्स राइट। जो मिडिल क्लास थे बहुत ही अहम, और बुर्जुआजीज क्लास बोले थे कि नहीं बोले थे, बुर्जुआजीज क्लास मिडिल क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि थोड़ा अवेयर थे, इस सिस्टम को जानते थे। अब देखो काहे ना हो, इतने बड़े बड़े फिलोसोफर तुम्हारे जन्मे हैं फ्रांस में ही, चाहे वो वोल्टेयर हो, मोंटेस्क्यू हो, ये थिंकर ने क्या बोला, पूरी तरीके से जो एंशिएंट रिजिम उसके बारे में सब लूपहोल्स बता दिया, फैलेसीज बता दिया कि फालतू का चीज़ है ये, और हाइपर क्रिटिकल था इस चीज़ को लेके कि क्या ये टू अपर कास्ट, ये टू स्टेट्स क्या है, क्यों एंजॉय कर रहा है, कुछ की कर ही नहीं रहा है काम, तो राइटिंग्स के द्वारा सभी को अवेयर करवाया जा रहा है। 8 नंबर देख लो, मिडिल क्लास क्या है, डीप हेट्रेड हो गया कि काहे एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस आप दे रहे हो, काहे नोबल्स का स्टेटस इतना बढ़िया है, ठीक है। तो इससे तुम्हारा वही बोला कि क्या बोल रहा है, स्टेटस ऑफ नोबल्स मैनी ऑफ दोस हु वर मच इनफीरियर टू देम इन टर्म्स ऑफ, अब बताओ वेल्थ और नॉलेज में बेकार है हम लोग की तुलना में, फिर भी इंजॉय कर रहा है ये लोग, क्या है ये, पढ़ा लिखा नहीं आदमी फिर भी इंजॉय कर रहा है, नॉलेज कुछ है ही नहीं फिर भी प्रिविलेज इंजॉय कर रहा है, ये क्या है, गलत बात है, हो गया बगावत। और दिस क्लास, यही तुम्हारा मिडिल क्लास दे दिया लीडरशिप दे दिया, तो वही आगे बढ़ा, मास को वो लाया, कंट्रोल किया, आगे बढ़ गया। Hence the motive force of the revolution was not intensity of suffering of the French people, but a new unwillingness to submit the anomalies of the law। देखो इसलिए कहा था कि जो मेन मकसद था रेवोल्यूशन का वो ये नहीं था, was not intensity of suffering, ये पीपल का जो सफरिंग का नहीं था, ये इसका था कि जो ओल्ड रिजिम का जो दिक्कतें चल रहे थे उसका था। जी सफरिंग तो एक साइड है, बट जो ऊपर से जो दिक्कत चल रहा है कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, जो दिक्कत चल रहा है इसलिए सफरिंग से। तो क्वेश्चन पूछता है इस तरह का, समझे। तो अब है कॉन्टिनेंटल सिस्टम, समझो तो बता चुके हैं है ना कि पूरा दुनिया को लूटना है, पूरा दुनिया खाना है, तो ब्रिटेन को कैसे अलग कर देंगे, अलग थलग रख देंगे, क्योंकि ब्रिटेन का पूरी तरीके से इकोनॉमिक की वजह से ही इतना है, तो उसका ब्लॉक कर देंगे हम, गुड्स ब्लॉकेट कर देंगे। इफेक्ट क्या हुआ, डिट्रीमेंटल हो गया फ्रांस के लिए, फ्रांस खुद बर्बाद हुए, तबाह हो गया। नेपोलियनिक रूल्स देखो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी जस्ट बता दिए। रेवोल्यूशन फ्रांस देखो, अनइक्वल तुम्हारा क्या है, तुम्हारा टैक्सेशन सिस्टम एंड सो ऑन। आगे देखो दो क्वेश्चंस है, तो वाई डू, आप देखो यहाँ पे तुम कर सकते हो यूपीएससी में, ये मेंस में, ये ऑप्शनल के लिए मेंस टाइप का क्वेश्चन। वाई डू यू सपोज द फ्रेंच पीपल एम्ब्रेस नेपोलियन एज अ एम्पायर सून आफ्टर फाइटिंग अ रेवोल्यूशन दैट राइट देम अ किंग। क्या है इसका मतलब, जरा बताओ तुम लोग। देखो इसका मतलब यही है, तुम लोग को ये टाइम लग रहा था, हम बता ही देते हैं क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है। देखो फ्रेंच पीपल ने क्यों नेपोलियन को चुना है, जबकि उसका तो बहुत बैड एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो तो किंग से हटना चाहता था। मतलब लोग तो ये नहीं सोचा, आंसर बता रहे हैं, लोग तो ये नहीं सोचा कि ये भी जाकर किंग ही बन जाएगा, लोग सोचा कि ये लिबरेटर होगा, ये तो हार्बिंगर होगा, अच्छा आइडिया इसका, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेंडली, सबको बराबर का अधिकार देगा। हुआ कुछ और, ये मोनार्क बन गया खुद ही। ही रिस्टोर्ड ऑर्डर एंड ब्रॉट बैक प्रॉस्पेरिटी, उसने ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, फिर से समृद्धि को वापस किया, हाँ दिया। हाउ फार डू यू अग्री विद दिस जजमेंट ऑफ डोमेस्टिक पॉलिसी ऑफ नेपोलियन वन
ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1790। कितना तुम जस्टिफाई करते हो? तो बिल्कुल सही बात है। ये 13 साल का जो स्पेशली तुम्हारा 1804 नेपोलियन कोड से लेके ये वाला भी, और 1799 तो रेन ऑफ टेरर जोड़ देना, कंटिनेंटल सिस्टम जोड़ देना, कैसे डायरेक्टरी सिस्टम जोड़ देना उसमें, और लूफॉल्स भी बता देना कि एक तरफ नहीं और भी लूफॉल्स है कि जो कंटिनेंटल सिस्टम था उसकी वजह से ही चौपट हो गया और वाटरलू में हार गया। तो अब बात करते हैं नेपोलियन आफ्टर यूरोप आफ्टर नेपोलियन, उसके जाने के बाद क्या हुआ। तो आज ऑप्शनल तैयार नहीं करेंगे, आज ये पूरा कर देंगे, ऑप्शनल हम कल से करेंगे। इसका जो पेपर जितना भी है बहुत है क्या, जहाँ तक होगा उसको चलेंगे, ठीक है ना, चलेंगे देखेंगे। बड़ा है जी, आधा तो करने वाले हैं ना। देखो जो राइज हुआ नेपोलियन का फ्रांस में, ये जानते हो एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये वाटर सेड है, यानी कि गजब का हिस्ट्री है ये। अपने वाटर सेड मतलब क्या है? देखो वाटर सेड मतलब क्या है कि देखो ये वाटर, देखो सुनो इधर ऐसे है तो रिवर इधर चला गया, इधर चला गया, इसको बोलते हैं वाटर सेड। यानी कि जो उदय होना नेपोलियन का, जो फ्रांस यूरोप में उदय होना, वो एक तरह से यूरोप की हिस्ट्री में इस तरह का कगार है, यानी कि इसके बाद बहुत कुछ होगा यूरोप में, समझे ना मामा। दूसरा क्या है, क्योंकि लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप को कन्क्वेयर किया था नेपोलियन ने, और ये कन्क्वेस्ट क्या है, वही फ्रेंच रेवोल्यूशन का आइडियाज़ की वजह से, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की हार्बिंगर है, भाई मैसेंजर है, फैलाएगा। पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस जो नेपोलियन एम्पायर का था वो शॉर्ट है, बहुत कम रहा 13 साल के लिए। इसका जो इम्पैक्ट है हिस्ट्री ऑफ यूरोप में बहुत बड़ा पड़ा है, क्योंकि यूनिफाई कर दिया है उसको। इट ब्रॉट यूरोप इनटू कॉन्टैक्ट विद आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ, इससे क्या हुआ कि फ्रांस के आइडियाज़ से, इंस्टीट्यूशन से सब प्रभावित हो गए और कॉपी पेस्ट होने लगा जो अच्छा चीज़ था। जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, हाँ ये सब गया कि नहीं गया, सब गया। बोले थे 1804 का नेपोलियन कोड अभी भी यूज़ होता है, फ्रांस में तो यूज़ होता है, साथ साथ दूसरे कंट्री में भी यूज़ हो रहा है यूरोप का। तो वही बोला जा रहा है कि ये जो यूरोप को बहुत कॉन्टैक्ट मिला दिया फ्रांस के आइडियाज़ से, इंस्टीट्यूशन से, और उसके बाद सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया यूरोप में एज अ होल। इट वॉज दस द रेवोल्यूशन इन यूरोप कॉन्टैक्ट, और इसलिए इसको यूरोप का भी रेवोल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसके वजह से यूरोप में बहुत कुछ चेंजेस आया है। तो दिस आइडियाज़ ऑफ रेवोल्यूशन गॉट इंटेंसिफाई थ्रू नेपोलियनिक वार्स, और ये और हो गया क्योंकि वार हो रहा है तो लोग इन्वॉल्व हो रहा है, तो लोग जान रहा है उसके बारे में। तो ये रेवोल्यूशन के टाइम में और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया, यानी कि ये आइडियाज़ जो था लिबर्टी, इक्वलिटी, ये और ज़्यादा तुम्हारा, या फिर उसका इंस्टीट्यूशन, तौर तरीका और ज़्यादा हो गया जब वो वार करना शुरू कर दिया। और नॉट जस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बट ऑल्सो अगेंस्ट द रिएक्शन टू द कॉन्क्वेस्ट, यानी कि वो जब लड़ने के लिए जा रहा तो उसको काउंटर मिल रहा है, तो उस समय भी कौन है, तो नेपोलियन है। तो कौन है, तो नेपोलियन है। तो नेपोलियन का दबदबा और बढ़ रहा है। हम दो तरीके से चीज़ों को याद कर सकते कोमल, या तो गरिया के कर सकते या फिर प्रशंसा कर सकते। मैं दोनों में याद कर ही रहे हैं किसी को, ये बात सुनो। दोनों में वो आदमी के बारे में या 38% के बारे में बात हो ही रहा है। आज मोदी जी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आज मोदी जी इतना ऊपर पहुँचे, क्रिटिसाइज़ करके पहुँचे, तुमको पता है। हाँ, तो समझ गए ना। तो समझना होगा तुम लोग को। देखो पीपल ऑफ अदर कंट्रीज व्यूड नेपोलियन एज ए लिबरेटर, वही तो बोल रहे हैं। बाहर के स्पेन के हो गए, पर्शिया हो गए, बोलते वाह ऐसा होना चाहिए, लिबरेटर है जी। दे एम्फसाइज्ड एट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ नेपोलियन वुड लिबरेट देम फ्रॉम द एब्सोल्यूट मोनार्की, बोला कि जो नेपोलियन यदि हमारे कंट्री को कॉन्क्वेस्ट करता तो हमको ये एब्सोल्यूट मोनार्की से निकाल देगा और लिबरल और डेमोक्रेटिक रिजिम यहाँ पे क्रिएट कर देगा। इसलिए हम वेलकम करते हैं नेपोलियन को। तो इनिशियली तो वेलकम किया गया, जानते हो तुम लोग, ठीक है। और यूरोपियन कंट्री विच वे कन्वर्ट, जैसे ही कन्वर्ट किया तो खूब खुश लोग, वाह रे वाह नेपोलियन आया, वाह रे वाह हमको देगा, डेमोक्रेसी देगा, हमको देगा। हाउएवर पीपल को रियलाइज होने लगा कि अरे यार ये तो बेकार ही है कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ नेपोलियन हैड जस्ट रिप्लेस, एक एब्सोल्यूट डेस्पोट को रिप्लेस करके दूसरा डेस्पोट आया है, ठीक है। दूसरा तो पॉपुलर रिएक्शन हो गया इस चीज़ पे, ये तो अननेचुरल, ये तो तुम्हारा क्या है, ये तो गलत बात है। इसलिए तो नेचुरल है कि लोग रिएक्ट करेगा, लोग तो उसको अच्छा समझ के रखा था। दिस ऑल्सो यूनाइटेड द पीपल ऑफ द नेपोलियनिक एम्पायर, और इसलिए जो इससे क्या हुआ कि और लोग आगे, तो लोग आगे जहाँ जहाँ नेपोलियन का साम्राज्य था, हर जगह तुम्हारा क्या पीपल आ रहे हैं, तो नेपोलियन और फेमस हो रहा है। कौन है जी, नेपोलियन परेशान किया आपको, हमको भी, तो नेपोलियन फेमस हो रहा है इनडायरेक्टली भी। तो ये बोला कि यूनाइटेड द पीपल ऑफ नेपोलियनिक एम्पायर, यानी इतना बड़ा साम्राज्य में पीपल को यूनाइट कर रहा है। किससे लड़ना है, नेपोलियन से। किससे लड़ना है, नेपोलियन से लड़ना है। और ये कैटलिस्ट की तरह काम किया, और यहाँ पे नेशनलिज्म का बीज बो दिया जाता है और लिबर्टी इक्वलिटी का बात प्रमोट होता है।
क्यों? अरे हमको अपना देश बनाना है, नेपोलियन बताइए अपना देश बना के रख दिया, गुलाम बन गए। फिर पहले भी गुलाम कम थे क्या? इस तरह नेशनलिज्म का बीज बो दिया गया। हर समय यूरोप से मैं स्टार्ट करता हूँ नेशनलिज्म, बिल्कुल यही है, समझे? देखो, इट वांट बी एग्रेशन टू से दैट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन नेपोलियन वाज प्रूव टू बी डिटरमाइंड बाय द एब्सोल्यूट मोनार्की। हाँ, तो ये कहना गलत होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन और नेपोलियनिक वार्स ये डिटरमेंटल हुआ एब्सोल्यूट मोनार्की के लिए और ओल्ड ऑर्डर के लिए। क्यों? आखिर भाई तुम डिटरमेंटल मतलब क्या है? यू वांट बी एन एग्रीगेशन, यानी कि ये कहना, क्योंकि आखिर नेपोलियन फिर तो आके बैठ ही गया, वो भले ही हट गया एब्सोल्यूट पावर, मगर कहीं ना कहीं दूसरा पावर तो आ ही गया वहाँ पे। आर गेटिंग मी? समझ में आ रहा है तुम लोग को? द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न डे स्टेट्स एंड इंस्टीट्यूशन वर बिल्ट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, मगर बिकॉज ऑफ हिज कन्क्वेस्ट तो मॉडर्न डे स्टेट्स अभी जो तुमको दिखते हैं उसके वजह से आया है। मॉडर्न बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इनके वजह से आया है। मोनार्क्स एंड देयर फेल टू रियलाइज दिस पॉपुलर एस्पिरेशन ऑफ पीपल। और जो देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये बात समझने का प्रयास करो। ये अलग बात है कि नेपोलियन रिप्लेस कर दिया एब्सोल्यूट को, एब्सोल्यूट मोनार्की को, तो अब मगर बाद में तो ये डिस्प्यूट बन गया, तो उस कंटेक्स्ट से देखेंगे तो इसने कुछ नहीं किया है, ये भी तो किंग को रिप्लेस करके दूसरा किंग बन गया। मगर दूसरा एक कंटेक्स्ट से देखो कि भाई जो पहले तुम्हारा एब्सोल्यूट जो पावर था वो तो कभी ध्यान ही नहीं दे रहा था रिफॉर्म्स पे, भाई इसने तो रिफॉर्म्स पे ध्यान दिया पूरी तरीके से, इसने तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ही बदल दिया पूरा, इससे तो इंस्टीट्यूशन को ही बदल दिया पूरी तरीके से। तो यही बोल रहा है कि यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो मोनार्क्स और उसके रेस्पेक्टिव थे और उसने कभी भी लोगों के इच्छा और आकांक्षा को नहीं समझा, और वो नेपोलियन ने कर दिखाया इंस्टीट्यूशन बना के, कोड बना के, रिफॉर्म्स करके। ये अलग बात है कि वो भी डेस्पोट की तरह ही अपने आप को दिखाया है, अपने आप को एक्ट किया है। द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ दिस सेक्शन मेड विथ रिएक्शनरी एंड स्टेटस कॉशेस मोनार्क ऑफ यूरोप एट दिस जंक्शन वांटेड टू रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर एट एनी कॉस्ट। और जो मोनार्क थे वो चाहते थे कि भाई हम किसी तरह भी नेपोलियन को दबा के फिर से वापस आ जाए। वो चाहेगा हर समय फिराक में कि नेपोलियन खत्म हो और फिर से हमारा साम्राज्य लौटे। और जो भी सेक्शंस थे उसका क्या था, रिएक्शनरी था। कई लोग बोलते थे कि एज इट इज है, पहले वाला ही ठीक था, तो बोला कि नहीं ये वाला ठीक है। तो मिक्स्ड रिएक्शन है। अभी देख लो प्रेजेंट गवर्नमेंट को लेके फीडबैक ले लो तो यू विल गेट लॉट ऑफ फीडबैक्स, है ना। तो दिस वाज एक्सप्लिसिटली क्लियरली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अरेंजमेंट दे केम अप विद द। देखो डायरेक्ट दिख गया तुमको, नेपोलियन का जैसे ही खत्म हुआ, जानते हो पेंडेमिक सिस्टम फिर से बैक कर दिया कि जो पहले था वैसे रहेगा। और लोग को तो पहले से इच्छा था कि यार बॉर्बन डायनेस्टी रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो मानते थे बॉर्बन को, है ना। तो डिफीट ऑफ द नेपोलियन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोप, अब नेपोलियन का डिफीट और यूरोप का फिर से रिकंस्ट्रक्शन होना, ठीक है। चलो डेट्स इट फॉर टुडेस।